नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के दतिया से बड़ी खबर है, जहां दतिया सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है। कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने जीत दर्ज की है। बीजेपी को 6056 वोटों से हराया है, जिसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। दतिया उपचुनाव में बीजेपी के आशुतोष तिवारी को हार का सामना करना पड़ा है। तो एक बड़ी जानकारी, दतिया जहां पर उपचुनाव के परिणाम आ गए हैं और दतिया में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है। 6056 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है, जिसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए यह एक बड़ी जीत है दतिया में। छह 6000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है कांग्रेस ने। और आपको बता दें कि दतिया जो सीट है वो चर्चा में रही है, क्योंकि यहां से बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा और एक हाई प्रोफाइल सीट दतिया मानी जाती है। और यहां पर बीजेपी के लिए बड़ा झटका आज, जहां पे कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है। तो 6016 वोटों से जीत दर्ज की है घनश्याम सिंह ने। आशुतोष तिवारी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी रहे, उन्हें शिकस्त दी है। घनश्याम सिंह को कुल 66,757 वोट हासिल हुए, जबकि आशुतोष तिवारी को 60,741 वोट मिले। तो देखिए, दतिया को नरोत्तम मिश्रा का गढ़ माना जाता है और नरोत्तम मिश्रा के गढ़ में हार हुई है बीजेपी की। 2008, 2013 और 2018 में नरोत्तम मिश्रा यहां से विधायक रहे हैं। 2023 में नरोत्तम मिश्रा यहां से चुनाव हार गए थे। और कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने यहां 7742 वोटों से जीत हासिल की थी। नरोत्तम मिश्रा को यहां से शिकस्त दी थी। और एक तरीके से देखें तो यह बहुत बड़ी हार है बीजेपी के लिए दतिया में। और जिस तरीके से 2023 में हार मिली थी, उसके बाद 2 साल की सजा हुई राजेंद्र भारती को, जिसकी वजह से उनकी सदस्यता रद्द हुई। और सदस्यता रद्द होने के चलते यहां उपचुनाव हुआ। लेकिन इस बार बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट जो है वो काट दिया। दतिया विधानसभा सीट का अगर गणित देखें तो ब्राह्मण मतदाता करीब 33 से 35 हजार के करीब ब्राह्मण मतदाता यहां पर हैं, जो एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है ब्राह्मणों को, जो दतिया में लगभग 33 से 35% हैं। अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या यहां 58 से 60 हजार के करीब है। 33 से 35 हजार के करीब ब्राह्मण। अकेले जाटव और अहिरवार समाज के 33 से 40 हजार मतदाता यहां पर हैं। कुशवाहा समाज के लगभग 28 से 30 हजार मतदाता हैं। यादव समाज के मतदाताओं की जो संख्या है वो लगभग 14 से 18 हजार के बीच यहां पर है। और आज एक बड़ी हार ये नरोत्तम मिश्रा के गढ़ में, जो नरोत्तम मिश्रा का गढ़ माना जाता है। ठाकुर समाज के 14 से 18 हजार वोटर्स हैं। वैश्य समाज के 12 से 15 हजार वोटर यहां दतिया विधानसभा सीट के अंतर्गत हैं। मध्य प्रदेश का दतिया उपचुनाव, जो कि हाई प्रोफाइल सीट थी, सीट पर कांग्रेस को जीत मिली। और इस वक्त का नज़ारा आप देख सकते हैं कि बीजेपी में जिस तरह का माहौल है। उपचुनाव में जब बीजेपी जीतती है तो यहाँ पर ढोल नगाड़े बजते हैं, मिठाइयाँ बटती हैं, पटाखे फूटते हैं, लेकिन
आज जो नज़ारा है वो बीजेपी में साफ दिखाई दे रहा है। मायूसी छाई हुई है कार्यालय में, और ख़ास तौर से चूँकि दतिया उपचुनाव था जिसमें सत्ता और संगठन की साख दांव पर लगी थी, और पुरजोर कोशिश ये थी कि किसी भी तरह से दतिया उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिले। चूँकि नरोत्तम मिश्रा जो कि गृह मंत्री थे, उनका टिकट काट दिया गया था और उसके बाद एक नए कैंडिडेट को वहाँ पर खड़ा किया गया था। इसके बाद रोचक मुकाबला इसलिए था चूँकि नरोत्तम मिश्रा जो कि वहाँ से लगातार चुनाव जीतते चले आ रहे थे। पिछली बार वो 2023 में हारे थे, जिसके बाद उनका टिकट अभी जब बाई इलेक्शन हुए तो उनका टिकट काट दिया गया, और आज रिज़ल्ट आया तो बीजेपी को वहाँ पर हार मिली, कांग्रेस को जीत। लेकिन बीजेपी में इस तरह का माहौल सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ कार्यकर्ता हैं लेकिन कोई बड़ा नेता बोलने को तैयार नहीं है। कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ सरस्वती चंद्र। दतिया उपचुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है। इस वक्त देख सकते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट हैं, और वो जो है लगातार जो है जिस तरह से चुनाव हुए और उपचुनाव में जो रिजल्ट आया, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये दतिया की जनता ने बता दिया है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है, और अब आने वाले जितने भी चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी को जिताना है। और मैं सबसे पहले तो दतिया की जनता को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर विश्वास किया और कांग्रेस जैसी विचारधारा को चुना, क्योंकि इसके पहले भी कांग्रेस की ही जीत हुई थी पिछले चुनाव में, और आने वाले 28 में भी कांग्रेस की जीत होगी। क्या आपको क्या लगता है कि नरोत्तम की वजह से परिस्थितियां बनी है, क्योंकि आप लोगों की मेहनत है? उनको भी बधाई और धन्यवाद। सहयोग कर अगर उन्होंने किया है तो जनता ने जिताया है, और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की जीत है, माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी की जीत है, राहुल गांधी जी की जीत है, और वहाँ की जनता की जीत है। क्या लग रहा था दतिया उपचुनाव में? ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के पक्ष में इतिहास बनाया नहीं, इतिहास दिखाया जाता है। आज प्रथम सावन सोमवार के दिन भगवान महाकाल जी के आशीर्वाद से, पीताम्बरा माई के आशीर्वाद से धर्म की जय हुई, अधर्म का नाश हुआ, असत्य हारा है। युवा विरोधी, छात्र विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, आम जनता विरोधी भाजपा सरकार अपना बोरिया बिस्तर मान ले। ये जीत कांग्रेस कार्यकर्ता कहते हैं कि दतिया तो सिर्फ एक झांकी है, और 2028 में हमारी सरकार बनाना बाकी है। सरकार बनाना बाकी है। तो आप देख सकते हैं कि भीगती बारिश में भी जो कांग्रेस कार्यकर्ता वो जश्न मना रहे हैं। कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ सरस्वती चंद्र, न्यूज़ इंडिया। दतिया उपचुनाव को लेकर चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। कांग्रेस ने दतिया में बाजी मार ली है, जिसके चलते उनके समर्थकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि कांग्रेस की जीत में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा रोल है। उन्होंने कहा कि उनके आंसू बीजेपी के पक्ष में नहीं बल्कि कांग्रेस के पक्ष में गए। हमारे संवाददाता सरस्वती चंद्र ने उमंग सिंघार से खास बातचीत की है, सुनिए। मध्य प्रदेश की दतिया सीट ये हाई प्रोफाइल सीट थी। मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहा, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया गया, और उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी में एक दिलचस्प मुकाबला हुआ। अभी जो आंकड़े बता रहे हैं, जो रुझान बता रहे हैं, वो कांग्रेस के पक्ष में बता रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हैं। नेता साहब, क्या कहेंगे? रुझान तो पक्ष में आपकी बता रहे हैं। देखिए, ये रुझान जो थे जनता की भावना के रूप में आपको दिख रहे हैं। जनता की भावना सरकार के खिलाफ है। किसान वहाँ के परेशान है, युवा परेशान है, दलित आदिवासी वहाँ पे परेशान है, जमीनें छीने जा रही, विवाद हो रहे, अत्याचार हो रहे। वहाँ के स्थानीय पूर्व नेता का जो आतंक था उसके खिलाफ व्यापारी परेशान थे। तो मैं समझता हूँ कि ये रुझान कांग्रेस के पक्ष में, एक चुनाव परिणाम कांग्रेस पक्ष में जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अच्छा, जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा, उसके बाद उनके आंसू छलके, क्या ये जो उनके आंसू छलकना वो आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ? बीजेपी के वोट कटे, जो कि सिंपैथेटिक वोट जो है ना, वो माना ये जा रहा है कि आपके खाते में। आंसू छलके होते तो शायद वो दिल से बीजेपी को जिताते, लेकिन आंसू शायद उनके दिल के आंसू नहीं थे। इस कारण कांग्रेस पक्ष को उन्होंने काम किया, जिनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो इसी वजह से ये मुकाबला जो है आज कांग्रेस के पल्ले में नजर आ रहा है। देखिए, कई कारण है। मैंने आपको कहा कि किसानों को नौकरी, युवाओं को नौकरी नहीं, किसानों को खाद नहीं, बिजली नहीं, आदिवासी दलितों की जमीनों के विवाद, अत्याचार, पिछड़ों को आरक्षण नहीं, प्रदेश के मुद्दे हैं। प्रदेश के मुद्दे भी उस वहां पर हावी रहे। 22 साल से
बीजेपी से जनता परेशान है। पूरा सत्ता संगठन बीजेपी का लगा रहा, आप लोग भी वहां थे, तो तब चुनाव उस वक्त कैसा लग रहा था, क्या दिख रहा था आपको? वो निश्चित तौर से सरकार के खिलाफ थी, बीजेपी के खिलाफ वो चीज सामने दिख रही थी और लोग भले डरे हुए थे, सहमे हुए थे, लेकिन तभी जवान में कांग्रेस के पक्ष में बात कर रहे थे। तो यही कारण है कि आज जो रुझान जो है कांग्रेस को बढ़त दिख रही है। अच्छा, राजेंद्र भारती, आपने टिकट दिया, आपकी पार्टी ने जीते वहां से, लेकिन भितरघात की शिकायतें मिली, निलंबित करना पड़ा। उम्मीदवार की शिकायत के आधार पे हुआ, तो प्रमाण आधार के उस पर हुए निलंबित। अब उन्होंने जो कृत्य किया उसका उनको ये नुकसान उठाना पड़ा। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी, चूंकि ये उपचुनाव है, जिस तरह से रुझान है, लगता है अभी चुनाव के निर्णायक नतीजे आने दो, लेकिन रणनीति यही है कि इस बार 2028 में कांग्रेस को मध्य प्रदेश को पता करना, ये स्पष्ट रणनीति। बिल्कुल, तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है कि अगला मिशन 2028 है। जैसे कि उपचुनाव में वो लड़े हैं, ऐसी उम्मीद है कि 2028 में एक बार कांग्रेस को फिर लाना है। कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ ससुद चंद्र। पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता पारस जैन का निधन हो गया है। पारस जैन के निधन पर सीएम ने दुख जताया है। उज्जैन स्थित निवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी है। बाबा महाकाल दिवंगत को अपने श्री चरणों में स्थान दें। मध्य प्रदेश की राजनीति को सोमवार को बड़ा झटका लगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री और उज्जैन उत्तर से 6 बार विधायक रहे पारस जैन का निधन हो गया। लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे पारस जैन इंदौर के एक अस्पताल में भर्ती थे, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर सामने आते ही उज्जैन सहित पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। सीएम मोहन यादव ने भी उनके निधन पर दुख जताया और उनके निवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने निधन पर कहा कि बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि दिवंगत को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें व शोक संतप्त परिजनों को यह अपार दुख सहन करने की शक्ति दें। बता दें कि पारस जैन का नाम उज्जैन की राजनीति के प्रमुख नेताओं में शामिल रहा है। वे उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र से 6 बार विधायक चुने गए और लंबे समय तक क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते रहे। जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे कई बार से उज्जैन उत्तर विधानसभा के विधायक, सफल व्यवसायी, अच्छे पहलवान, जनता के बीच लगातार अपनी पकड़ बनाने वाले पूर्व मंत्री स्वर्गीय पारस जी का निधन हम सबके लिए अत्यंत कष्टकारी है, दुखद है। उनके जीवन के कई सारे ऐसे अच्छे प्रसंग अपने मंत्रिमंडल के साथ में रहते हुए उज्जैन के लिए भी और प्रदेश के लिए भी कई सारी सौगात उन्होंने दी है। अखाड़े में उनकी अपनी पहचान और उनकी रुचि का विषय रहता था। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूँ उनको अपने चरणों में स्थान दें। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से श्रद्धांजलि। श्रावण मास के पहले सोमवार पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला। तड़के मंदिर के पट खुलने के बाद बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती और पंचामृत अभिषेक किया गया। भांग, चंदन और भस्म से भगवान महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। बाबा महाकाल के दरबार में श्रावण मास प्रथम सोमवार के दिन बाबा महाकाल के पंचामृत महाभिषेक किया गया। बाबा की भस्म आरती की गई है। भगवान को भस्म लगाई गई पुजारी के द्वारा भगवान महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया, महाआरती की गई है। श्रावण का महीना काफी पुण्य का महीना होता है। आज के दिन का इंतजार लाखों भक्त लोग पूरे महीने के लिए करते हैं कि आज बाबा सोमवार आएगा, बाबा को जल चढ़ाएंगे, बाबा के दर्शन कराएंगे। आज के दिन जो बाबा के दर्शन पूजन कर लेते हैं उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। जय महाकाल। सिवनी पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले मॉडिफाइड साइलेंसरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पिछले 3 महीनों में जब्त किए गए 63 गाड़ियों समेत अन्य दोपहिया वाहनों के मॉडिफाइड साइलेंसर को रोलर से नष्ट किया गया। पुलिस का कहना है कि यह कदम तेज आवाज और पटाखों जैसी ध्वनि से लोगों को होने वाली परेशानी को रोकने के लिए उठाया गया है।
आपको बता दें कि सिवनी पुलिस ने यातायात पुलिस और थाना कोतवाली की संयुक्त कार्रवाई के दौरान दोपहिया वाहनों से ऐसे मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए गए थे जिनमें अत्यधिक तेज आवाज और पटाखों जैसी ध्वनि निकलती थी। इन साइलेंसरों के कारण ध्वनि प्रदूषण के साथ आम लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। खबर छतरपुर से है, जहां छतरपुर थाना परिसर में युवक ने जहरीला पदार्थ खाया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। जमीन विवाद में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा था युवक। रिपोर्ट दर्ज नहीं होने के चलते ये कदम उठाया, ये परिजनों का कहना है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं छतरपुर से, जहां पर एक युवक ने जहरीला पदार्थ थाने के परिसर में ही खा लिया। बताया ये जा रहा है कि युवक मामला दर्ज करवाने के लिए पहुंचा था, लेकिन मामला दर्ज नहीं होने की वजह से उसने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। इंदौर के मल्हारगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। चेकिंग में 90 लाख की 1500 पेटी शराब जब्त की गई है। नशे में धुत चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। जबलपुर की मुस्कान लूथरा ने इटालियन तकनीक से शहर में पहली बार बिना शुगर और बिना मैदा के हेल्दी ब्राउनी, चॉकलेट केक और अन्य स्वीट डिश तैयार की है। ये मिठाइयाँ खासतौर पर शुगर के मरीजों और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। लोगों को इसका स्वाद खूब पसंद आ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पोषक सहारा दिव्यांगजन उपकरण वितरण कार्यक्रम 2026 के तहत दिव्यांगजनों को बड़ी सौगात दी है। कार्यक्रम के तहत 1739 सहायक उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी दैनिक जिंदगी को आसान बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दिव्यांगजनों के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि समाज कल्याण विभाग और जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पर प्रोजेक्ट सहारा के तहत हमारे जो दिव्यांगजन हैं उनको विभिन्न तरह के संयंत्र वितरण का ये कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें कुल 1739 दिव्यांगजनों को पहले और आज मिलाकर ट्राईसाइकिल 244, मोटराइज ट्राईसाइकिल 161, व्हील चेयर 123, बैसाखी 215, हियरिंग यंत्र 135, वॉकिंग स्टिक 314, वॉकर 61, नी ब्रेस 329, कृत्रिम हाथ और पैर 157। इस तरह से 3 करोड़ 58 लाख रुपये के संयंत्र का वितरण हुआ है। इसके लिए मैं समाज कल्याण विभाग और जिला प्रशासन को धन्यवाद देना। श्रावण मास के पहले सोमवार पर कवर्धा में भव्य भोरमदेव पदयात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा ऐतिहासिक बाबा भोरमदेव मंदिर तक 18 किलोमीटर लंबी रही। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पदयात्रा का शुभारंभ किया और स्वयं भी श्रद्धालुओं के साथ इस यात्रा में शामिल हुए। हजारों शिव भक्तों ने कांवड़, भगवा ध्वज और हर हर महादेव के जयघोष के साथ यात्रा में हिस्सा लिया। मार्ग में श्रद्धालुओं के स्वागत के साथ पेयजल और नाश्ते की भी व्यवस्था की गई। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 पदक विजेताओं का सम्मान। पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव से सीएम ने मुलाकात की है।
वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव को सीएम ने बधाई दी है। ज्ञानेश्वरी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का सम्मान किया गया है। रायगढ़ के तमनार क्षेत्र में प्रस्तावित कोयला परियोजना को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। जंगल में पेड़ों की कटाई शुरू होने की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काम रोकने की मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम सभा की आपत्तियों और कंपनी के आश्वासनों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने पर्यावरण, वन अधिकार और आजीविका पर असर का हवाला देते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। वन विभाग की टीम हमेशा हर मामले में उसमें रहता ही है। वन विभाग के बिना कोई पेड़ नहीं काट सकते। उसमें जो भी काट रहे हैं रेंजर साहब को हम लोग सूचित करते हैं और रेंजर साहब के द्वारा इसको काम किया जाता है। पेड़ तो उठाना तो पड़ेगा जब काटे तो जब पेड़ कट रहे तो वन विभाग आ रहा है, जब पेड़ कटने का जब समय आता है तब उस समय भी तो वन विभाग का टीम ही रहता है। उस समय भी वन विभाग की टीम ही रहता है। पूरा टीम हम लोगों का टीम। ट्रांसफार्मर उड़ गया था तो एक किसान मेरे को फोन करके बोला कि मैडम आज हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर उड़ गया है और हमारे यहाँ हाथी विचरण हो रहे हैं, आप लाइट जुड़वा दीजिए। मैंने अधिकारियों इनका साफ कहना है कि यहाँ पे जिंदल लगातार फोर्स लेकर आता है और यहाँ से जंगल को काट के करीबन यहाँ पे लाखों पेड़ को यहाँ पे बलि चढ़ा दी जाती, सिर्फ मात्र वही कोयला के लिए प्लांट के लिए। यहाँ पे लगातार तमनार के गांव अंदर घुसकर लगातार जिंदल ये जंगल जमीन छीनने का काम कर रहा है, जिससे यहाँ से ग्रामीणों का पेट चलता था। उसी पेट को यहाँ पे जिंदल और सरकार मिलकर यहाँ पे ग्रामीणों को खेदने में लगे हुए। अब देखना होगा कि जो पेड़ कट रहा है इसमें शासन प्रशासन का योगदान रहता है या उसको रोकने का कदम कुछ उठाएगी और उसमें कार्रवाई करेगी। अब न्यूज़ इंडिया में खबर चलने के बाद अब ये देखना होगा कि आखिर सरकार इसमें कितना एक्शन लेती है। आप तब तक बने रहिए, न्यूज़ इंडिया देखते रहिए। कैमरामैन प्रतीक सिंगर के साथ अखिलेश द्विवेदी की रिपोर्ट, रायगढ़। रायगढ़ के ग्राम कोडकेल में एक महिला ने अपने कथित जीवन साथी पर साथ छोड़ने और दूसरी शादी करने का आरोप लगाया। पीड़िता फूलवती का कहना है कि एक युवक के साथ उसका करीब 10 वर्षों तक संबंध रहा और दोनों पति पत्नी की तरह रहे। नहीं, हम लोग तो बचपन से हम लोग प्यार करते थे वो जागर सितार से। फिर क्या कहते हैं शादी कर लिए वो, तो भी मैं हर चीज को राजी था कि क्या कहते हैं। तो फिर बच्चा हुआ मेरा, तो हमें बच्चा खत्म हो गया, तो फिर हक मांगा। बच्चा तो खत्म हो गया है तो आप तो मेरे को नहीं रखोगे बोले। वो तो पहले ले हम नहीं जानत रहे, बाद में पता चली से है कि एकर कारोबार मन है। तो ये थाना पुलिस तकर बाद में हमें जानकारी हुई। नहीं तो हमार तो ये बातचीत में सब में मंजूर रही बना दे कर अब बन गए रही, तो फिर में नखरा करत है तो भाई रख ले हैं अपन, सीधा बात। हाँ तो हमारा तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र चढ़ावा